नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम आज बात करेंगे भारत में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन की विशेषताएं क्या हैं, क्या ये कार्य कर रहा है। हम देख रहे हैं कि भारत ही सहित विश्व के अनेक देशों द्वारा बैटरी से चलने वाले वाहनों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है, ये हमारा मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। भारत में बैटरी इलेक्ट्रिकल वाहन लाभ एवं चुनौतियां, क्या लाभ है, इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, आइए इसको प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ समस्या क्या है, क्या इसके साथ समस्या है। फायदे तो आप जानते ही हैं। जो हमारा जो पारंपरिक ईंधन से चलने वाले जो वाहन हैं उनमें कमी लाना है, क्योंकि जो पारंपरिक ईंधन है उनके जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो कम है। आप जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल हम खाड़ी देशों से मंगाते हैं, उन्हीं पर हमारी निर्भरता कह सकते हैं। विश्व के तमाम देश अब ये देख रहे हैं कि जो परंपरागत संसाधन है इसकी कमी हो रही है, तो हम क्यों ना एक नए संसाधन की तरफ, अच्छे संसाधन की तरफ बढ़े। तो इसीलिए ईवीएस इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड बढ़ रही है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत ही सहित मित्रों, भारत ही सहित विश्व के अनेक देशों ने इलेक्ट्रिकल वाहन को वरीयता देना प्रारंभ कर दिया है। भारत जैसे देशों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कुछ छूट भी दी जा रही है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ अपना रुख करें, रुझान करें और उसको खरीदें। अब इलेक्ट्रिक वाहन से क्या फायदा है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो कम होगा। जो हम कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को 2070 तक स्टेबल करना चाहते हैं, उसके पीछे भी इसकी सहभागिता होगी अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। आइए इस मुद्दे को देखते हैं। इसके लाभ के साथ साथ कुछ समस्याएं भी दिख रही हैं। इसके लाभ तो बहुत है, क्योंकि हमारा क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन में बहुत कमी आएगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। हम 2070 तक जो अपना कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको शून्य करने का जो एक कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, भारत कार्यक्रम लेकर चल रहा है, उसको प्राप्त करने में यह सकारात्मक भूमिका निभाएगा। अब इसके लाभ क्या है। पर्यावरणीय लाभ, वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष उपचार। जो आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी हमारी जो है बहुत ही, उसकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर पे होती जा रही है। दीपावली के समय आप देखते होंगे, दीपावली के समय 5-6 दिनों तक दिल्ली सहित भारत के तमाम शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है, अर्थात वायु की गुणवत्ता कितनी खराब होती जा रही है, निम्न होती जा रही है। तो जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो हमारा वायु प्रदूषण का जो मामला है इस पर कमी आएगी। वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। अब शून्य उत्सर्जन को प्रोत्साहित करेगा यह हमारा जो सिस्टम है। इसका लाभ क्या है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, कि शून्य उत्सर्जन को प्रोत्साहित करेगा। जो 2070 तक हम चाहते हैं कि शून्य उत्सर्जन, मतलब मेनली कार्बन का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, 2070 तक शून्य हो जाएगा, कम कर देना है, एकदम जीरो पर ला देना है। इसकी दिशा में यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब तेल आयात में कमी। आपने सुना होगा कि नितिन गडकरी जी का बयान आया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो डीजल और पेट्रोल 15 से 20 रुपए लीटर मिलने लगेगा। वही बात कह रहा है कि हमारी तेल आयात में कमी आएगी। तेल आयात में कमी आएगी तो जो हम अपनी मनी है उसको दूसरे देशों में जो तेल पर खर्च करते हैं वो किसी अन्य मद में लगाकर हम अपने भारत को, अपने देश को, जो क्षेत्र हमारा कम विकसित है उसको और विकासशील अवस्था में लाएंगे, उसमें और पूंजी का निवेश करेंगे। ये रही बात। आगे जो ईवीएस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंगीकरण को गति देने में बैटरी प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में प्रगति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो बैटरी प्रौद्योगिकी का उद्योग है और उसका अवसंरचनात्मक ढांचा है, उसने इसको और गति दे दी है। अब अधिक कुशल और सस्ती बैटरियों के विकास ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज को बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी बैटरी आ रही है वो सस्ती हो रही है, और जैसे पहले एक बार चार्जिंग पे मान लीजिए कि
140 किलोमीटर चल रहा था, तो अब उसकी गुणवत्ता हो गई है वो 200 किलोमीटर जा रहा है। अब तो 600 700 किलोमीटर एक बार चार्जिंग करने के बाद ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं जो चले जाएंगे, उनकी क्षमता बढ़ गई है। वही कह रहा है कि अधिक कुशल और सस्ती बैटरियों के विकास ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज को बढ़ा दिया है। अब ईवीएस के समक्ष विद्यमान चुनौतियां क्या क्या है? ईवीएस के समक्ष विद्यमान चुनौतियां क्या क्या है? ईवीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? बैटरी प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला, जो हमारी बैटरी प्रौद्योगिकी है और उसकी आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित। लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम ये जो हमारे ये पदार्थ हैं, अब इनको खोजने पर, इनको विकसित करने पर, इनके भंडार कहाँ है, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। उत्पादन के लिए विशिष्ट खनिजों एवं दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होगी। लिथियम बैटरी आप जानते हैं, लिथियम आयन बैटरी में किस किस तत्वों की आवश्यकता होती है? विशिष्ट खनिज एवं दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जब ये आवश्यकता पूरी होगी तब ना हम लिथियम बैटरी बनाएंगे और ज्यादा ड्राइविंग रेंज वाले बैटरी को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और बाजार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब भारत वर्तमान में बैटरी निर्माण के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। जो भारत में है, भारत में निर्माण बैटरी का ज्यादा नहीं हो रहा है, वो आयात कर रहा है। आयात पर भारत का बैटरी उद्योग ज्यादातर निर्भर है। बैटरी उद्योग भारत का आयात पर निर्भर है, मतलब यह कहीं से आयात करता है, सामानों को मंगाता है, बैटरी बनाने वाले संसाधन जो जो चाहिए उसको मंगवाता है, और हमारे भारत का बैटरी उद्योग इसी पर फल फूल रहा है। अब बैटरी के खराब होने के बाद निपटान की समस्या, आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसका निपटान कहां किया जाएगा, कहां इसको डंप किया जाएगा, ताकि इससे निकलने वाली जो गैसें हैं, जो वाइब्रेशन है, वो मानव स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर दुष्प्रभावित, हमारे पर्यावरण को दुष्प्रभावित न कर पाए। तो हमारी सबसे इसमें चुनौती क्या क्या है कि जो हमारा उत्पादन है उसके लिए विशिष्ट खनिजों एवं दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होगी। भारत वर्तमान में बैटरी निर्माण के लिए आयात पर निर्भर है। बैटरी के खराब होने के बाद निपटान की समस्या, अब आगे देखिए कहां उसको मतलब फेंका जाएगा। उच्च आरंभिक लागत, जो बैटरी की है लागत है, वो उच्च आरंभिक लागत पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने की अग्रिम लागत अपेक्षाकृत अधिक है। आप देख ही रहे हैं, डीजल वाली गाड़ी अगर 8 से 10 लाख रुपए की है, डीजल वाली या पेट्रोल वाली, तो आप ईवीएस लेंगे व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी वाली गाड़ी, तो उसकी कीमत सीधे 12 से 14 लाख, करीब 3 से 4 लाख रुपए ज्यादा लगते हैं शुरू में। आप जब खरीदने जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन, तो जो पारंपरिक ईंधन अर्थात पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन है उसकी जो कीमत है और इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत है, दोनों में इतने पैसों का अंतर आएगा। अर्थात जो ईवीएस है, इलेक्ट्रिक हमारी व्हीकल्स है, उसकी कीमत ज्यादा है पारंपरिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों की तुलना में। अब महंगी बैटरी प्रौद्योगिकी, अब सीमित चार्जिंग अवसंरचना, आप देख रहे हैं कि हम तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बेचने पर, उसको जो खरीद रहा है उसको सब्सिडी दिया जा रहा है। भारत सरकार का इसी पर ध्यान ही है कि क्यों हम परंपरागत ईंधन पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खाड़ी देशों से हम मंगवाते हैं। तो और ये सीमित संसाधन है ऊर्जा के, अब ये जो असीमित संसाधन है बैटरी वाला, हम क्यों ना दूसरे जो नवीकृत ऊर्जा के संसाधन है उनके तरफ बढ़े और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो इसके लिए अभी हमारे भारत सहित कई देशों में काम हो रहा है। अब बैटरी चार्जिंग अब कहाँ होगी, जैसे आप मान लीजिए कि गाड़ी की क्षमता 300 किलोमीटर चलने की है और किसी को 500 किलोमीटर तक जाना है, तो बीच में बैटरी चार्जिंग की व्यवस्था कहाँ होगी? बैटरी चार्जिंग, भाई बैटरी चार्जिंग होगी तभी तो गाड़ी चलेगी। तो इसके लिए अभी आप बड़े बड़े शहरों में तो आप देखे होंगे कि पेट्रोल पंप पे बैटरी चार्जिंग की व्यवस्था हुई है, लेकिन छोटे शहरों में अभी इस चीज को गति देना है, इसको और बढ़ाना है। क्या है?
इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहलें। फेम स्कीम। सेकंड, फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यह है ईवीएस निर्माताओं और खरीदारों को प्रोत्साहित करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उनको प्रोत्साहित करता है और जो खरीदार हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन करता है। प्रोत्साहनों में क्या मिलता है? सब्सिडी मिलेगा, कर में छूट मिलेगा, सड़क कर, पंजीकरण शुल्क से छूट शामिल है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान दूसरा आ गया। इसके तहत हम क्या करते हैं कि इसके तहत भी हम इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अब उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इसको कहते हैं अंग्रेजी में। यह योजना है, यह क्या करती है? इलेक्ट्रिक वाहनों और उसके घटकों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके जो पार्ट्स हैं, घटक मतलब पार्ट्स, उसको बनाने के लिए, उनके विनिर्माण के लिए, पुनः उसको तैयार करिए, उसके लिए क्या करती है? इनिशिएट करती है, प्रोत्साहन देती है। उसके बाद हमारा सरकारी पहल क्या हुई है? वाहन स्क्रैपिंग नीति, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है? गो इलेक्ट्रिक अभियान भी चलाया गया है, जिसका उद्देश्य ईवीएस और FVS चार्जिंग अवसंरचना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब हम कैसे चीजों को ज्यादा खरीदेंगे? हम पारंपरिक वाहनों से हटकर हम कैसे आधुनिक नवीकृत, इसे नवीकृत भी कहा जाता है, नवीकृत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की ओर बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? हम कैसे खरीदेंगे? हमें कुछ छूट मिले, सड़क टैक्स जो हमारा हो उसमें छूट मिले, प्रोत्साहन खरीदने के लिए मिले, सरकार की तरफ से पंजीकरण में जो शुल्क है उसमें छूट मिले, सड़क कर में छूट मिले, सब्सिडी मिले। उसके बाद हम लोगों को जागरूक करेंगे कि क्यों हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो निर्भरता है पारंपरिक ईंधन पर, डीजल पेट्रोल पर, वो सीमित संसाधन है, वो सीमित है, वो आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास एकाएक हमारी जो ऊर्जा से चलने वाली व्यवस्थाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अब खत्म हो जाएगी तो उसके पहले हमें सचेत होने की आवश्यकता है। तो वह सचेत कैसे हुआ जाएगा? उसी को सचेत करने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग कर रहे हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल कर रही है जन जागरूकता अभियान के माध्यम से। रोड टैक्स में कमी लाकर इलेक्ट्रिक वाहन को जो प्रोडक्शन करता है उसको छूट देकर, उसके कर में छूट देकर, उनको लोन देकर, उनको सब्सिडी देकर, ये सब चीजें हैं। यह इलेक्ट्रिक वाहन जो है उससे भारत में क्या क्या उसके लाभ है, उसके क्या क्या समक्ष चुनौतियां हैं, इन सारे विषयों को हमने देखा। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर आपको यह हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव दें। आप हमारे अगर नए पाठक, नए श्रोता हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।